हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना को या जिसे प्रियम्बल कहते हैं समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रस्तावना में जो निहित विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, जो हमारे एक तरह से क्या करता है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है संविधान के लिए, उससे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्रस्तावना जो है क्या है। एक तरह से देखेंगे तो क्या है, ये इंट्रोडक्टरी है, मतलब इंट्रोडक्शन है किसका, संविधान का। जैसे आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो जैसे आपने इससे लिखा तो उसमें इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि पूरा जो है आपका स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में जाएगा और आपके जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इसी तरह से जो वो तो एक छोटे स्तर पे बताया, लेकिन अगर आप संविधान में देखेंगे तो पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है, संविधान की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है उसको बताता है। और प्लस ये बताता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। जो संविधान है, हमारा जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है, क्या चीज़ से हम गाइड हो रहे हैं। हमारे संविधान को अगर पूरी तरह से जानना हो तो हम सिर्फ प्रस्तावना के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हम संविधान को कैसे देखते हैं और संविधान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर वैल्यूज के बारे में, यानी हमारे संविधान का जो मूल्य है वो क्या है, ये बताने का ये प्रयास करता है। तब देखिए, ये जो है आपको पता है, इनको बी.एन. राव ने, इनको ड्राफ्ट किसने किया था, बी.एन. राव ने किया था ड्राफ्ट। और सबसे पहले 1947 में इसको लाया गया था संविधान सभा में। संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया था, तो संविधान सभा में इसे लाया गया था और उसको 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये उठता है कि क्या ये हमारे संविधान का पार्ट है, संविधान का पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन क्या ये हम इसको कोर्ट के द्वारा, क्या कोर्ट के द्वारा इसको लागू करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है इसको मतलब लागू करवाने का राइट दिया है, लेकिन जो कोर्ट काम करती है या न्यायपालिका जो काम करती है, ये कहाँ से प्रेरित होती है, ये हमारी प्रस्तावना से ही प्रेरित होती है। क्योंकि एक तरह से देखेंगे कि पूरे संविधान को कहीं ना कहीं वो हमारे सामने रखता है। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है हमारा प्रस्तावना का। और प्रस्तावना कभी कभी आप इंटरव्यू में देखेंगे तो प्रस्तावना के बारे में पूछ लेंगे आपसे कि प्रस्तावना जो है हमारा क्या है, उसको सुनाइए। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन प्रस्तावना को समझना बहुत जरूरी है कि प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया आपको, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है जो हमारे पूरे संविधान की एक झलक देता है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे संविधान को समझना चाहता है वो एक प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकता है कि हमारे क्या वैल्यूज हैं और मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है हमारा और किसने दिया था। अब देखते हैं हम कि प्रस्तावना में जो है कहा क्या क्या गया है। तो सबसे पहले आप देखते हैं शुरू होता है हम भारत के लोग, मीन्स जो स्रोत है आपका, जो यहाँ पे जो संविधान में जो बनाया गया उसका स्रोत क्या है आपका, ये हम भारत के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई राज्य, कोई प्रांत, कोई देसी रियासत, कुछ नहीं। हम जो क्या है, भारतीय हैं। एक पहचान देता है हमको, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तब देखेंगे आप इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा में, ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मीन्स अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और गिव टू आवर सेल्फ, मीन्स अपने आप को ही हम आत्मार्पित करते हैं। ये इनका जो है स्रोत के बारे में बात करता है। तो स्रोत में आपने समझ लिया। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे लोग है, नागरिक क्यों नहीं है। तो आप सबको पता है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और उस समय नागरिकता का प्रोविजन के संबंध में जो है कोई बात नहीं की गई थी, तो इसलिए इसमें नागरिक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लोग शब्द का उपयोग किया गया। 1950 में जो है हमारे यहाँ नागरिकता लागू हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या बताता है, जो हम स्वतंत्र हुए उसके पहले पता है 1947 के पहले हम लोग ब्रिटिश शासक के अधीन थे, एक तरह से गुलाम थे हम लोग। तो हमारा स्वरूप कौन निर्धारित कर रहा था, ब्रिटिश सत्ता निर्धारित कर रही थी। लेकिन जब हम आजाद हुए
तब हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम जो आने वाला भविष्य का भारत बनाना चाहते हैं वह किस प्रकार का भारत बनेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका फीचर उसके क्या होंगे, ये बताता है हमारा प्रियम्बल। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, कोई भी देश जब वो गुलाम होता है तो उसकी जो विदेश नीति है वो कौन निर्धारित करती है, हमेशा से जो उसके ऊपर शासन कर रहा है। तो जहां पर भी कोई बाह्य हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, न बाह्य न आंतरिक, तो यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हम बनाएंगे इसको, यानी कि सॉवरेनिटी हमारी होगी, निर्णय निर्माण हमारा होगा, हम भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये भारत के नागरिक निर्धारित करेंगे। फिर समाजवाद। अब देखिए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये देखेंगे आप 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं है। तो समाजवाद को अगर देखेंगे तो किस प्रकार से लिया गया है, समाजवाद का अर्थ है कि सबको न्याय की स्वीकृति, सबको न्याय देना, समाज के सभी लोगों को, मीन्स सबसे नीचे से नीचे लोगों को भी हम न्याय प्रदान करें। ये कोई सिद्धांत नहीं है, जैसे जस्ट लाइक रसिया में जो सिद्धांत है उस तरह का कोई सिद्धांत का हमारे यहाँ बात नहीं की गई है। और देखेंगे समय समय पर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें निर्णय भी दिया गया था कि हम जो है समाजवाद का हमारा क्या अर्थ है, इसका लक्ष्य क्या है, हमारा समाजवाद मीन्स क्या है, इसका लक्ष्य कि सबसे जो नीचे लोग हैं उनको भी न्याय प्रदान करना, सबको न्याय देना। फिर पंथ निरपेक्ष, जो भारत है वहां पे कोई भी, आपको पता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे जब आप देखेंगे सबको पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि भारत की संस्कृति जो है एक मिलीजुली संस्कृति है, यहाँ पे किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं है और सारे लोग, आप ऐसे भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति को सामासिक संस्कृति कहा जाता है, गंगा यमुना तहजीबी संस्कृति कहा जाता है, मीन्स के सारे लोग जितने आए इसी में मिलके चले। तो हम कहीं ना कहीं जो है इस चीज को अडॉप्ट किए हैं कि हमारा जो भारत होगा उसकी कोई पंथ की पहचान नहीं होगी, कि हम हिंदू मुस्लिम ये नहीं करेंगे, कोई पंथ या संप्रदाय नहीं होगा, बल्कि हम भारत के लोग ही इसके पहचान होंगे। तो ये क्या है, पंथ निरपेक्ष। किसी भी पंथ के प्रति जब आप देखेंगे, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य हम लोगों का है ये, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हम लोग चुने जाते हैं और राष्ट्रपति जो है हमारा जो मेन शासन होता है किनके पास होता है, हमारा प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल होता है। और लोकतांत्रिक यानी कि जो सत्ता किसके हाथ में होगा, इसको शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, तो इसको जनता कर रही है, यहाँ की जो जनता है वो इसको शक्ति दे रही है। तो लोकतंत्र की जो विस्तृत अवधारणा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये हम लोग जो है इसको भारत के जो स्वरूप है, शासन का स्वरूप है आधुनिक भारत का, यही आप देखेंगे इसी पर सारा गाइडिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए, राज्य हो या सरकार हो या शासन हो, उसका लक्ष्य क्या है, हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं लाइफ में। अब तो हमने बता दिया कि हाँ इसका स्रोत ये है और इसका स्वरूप ये है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं भारत के संविधान से, या जो हमने संविधान बनाया उसके लिए हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया। तो हम क्या लक्ष्य में बात करते हैं, 3 प्रकार के न्याय की, जस्टिस, इक्वलिटी बिफोर लॉ आप लोग जानते हैं, और ये जो है आपका कैसी जस्टिस, तो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मीन्स समाज में जो है सभी वर्ग जो है समान हो, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कोई लिंग हो उनका, कहीं के रहने वाले हों, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, ये समानता। फिर आर्थिक, आर्थिक रूप से सबको अवसर की समानता मिले, सबको नौकरी पाने का अधिकार हो, एक समान यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए और सब उसमें आर्थिक रूप से सब संपन्न बने, है ना, ये आपका न्याय है। और क्या, राजनीतिक, मतलब राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, मतलब हम जो है चुनाव लड़ने के लिए और वोट डालने के लिए, मतलब एक व्यक्ति जो है जाके वो खड़ा भी हो सकता है चुनाव में और वोट भी डाल सकता है, तो वो जो अधिकार है राजनीतिक अधिकार कि सबको बिना किसी जाति धर्म से ऊपर उठ के उनको जो न्याय प्रदान किया जाए, कि जो राजनीतिक रूप से भी वो हम इस अधिकार का पालन कर सके। तो ये है, कहता है हमारा 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है देखिए संविधान में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जब आप पार्ट 3 पढ़ेंगे संविधान का तो उसमें विस्तृत प्रकार से
जो है स्वतंत्रता को दिखाया गया। लेकिन आप देखेंगे ये हमारे संविधान में है, ये प्रस्तावना में बताया जाता है, किसी को भी अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति को बताने की स्वतंत्रता है हम कि क्या चाहते हैं। और अगर कोई मतलब लगता है कि हमारा जो है नेगेटिव हो रहा है कुछ, तो उसके बारे में भी बोलने की स्वतंत्रता है। आप देखेंगे 19 आर्टिकल को, आप तो समझ में आएगा। फिर विश्वास, क्या विश्वास है हमारा, क्या फेथ है, कौन सा आइडियोलॉजी मानते हैं, इसमें हमको स्वतंत्रता है। धर्म, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप यहाँ हैं तो आप इसी धर्म को मानिए, किसी भी धर्म को मान सकते। उपासना, कोई भी पूजा पद्धति, धर्म और उपासना में फर्क है कि धर्म जो है हमारा, रिलीजन जो है हमारी क्या है, ये हम जो मानते हैं, लेकिन पद्धति क्या है, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो पूजा पद्धति यानी उपासना को जो है, इसमें भी हमारी स्वतंत्रता है कि हम किस विधि से किसी का पूजा करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, ये सारी चीज जो है यहाँ पे आप देखेंगे। फिर समता, ये दो प्रकार की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर। जैसे आप मान लीजिए हमारा समाज जो है ये ऐसा समाज था जहाँ छुआछूत भी था, जहाँ फीमेल के प्रति भी बहुत ज़्यादा, अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी जो है, हमने एक आडंबर जो है वो भी था हमारे समाज में। तो इसको क्या किया जाता है कि इसके आधार पे आप देखेंगे कि प्रतिष्ठा जो है, ये लोगों को, अगर ये लोग के लोग में अगर विभाजन करे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में, तो ये कहीं भी एक आधुनिक समाज के लिए सही नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या था कि सभी को प्रतिष्ठा, सबको इज्जत सम्मान दिया जाए, क्योंकि इज्जत जो है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। आप देखेंगे सबको खाना पीना है, लेकिन आप अगर इज्जत नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत ही उनके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो जन्म लिया है उसके लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिग्निटी, जिसके बिना उसका जो है पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाता है। और अवसर की समता, मतलब जितने लोग हैं उनको जिस तरह का समाज में अवसर प्रदान किया जाता है, सभी मिलके, जैसे मान ली यूपीएससी का फॉर्म भरा, अब ऐसा नहीं कि यही वर्ग भर सकते हैं, दूसरे वर्ग नहीं भर सकते हैं, तो वैसा होगा तो क्या होगा, अवसर की असमानता हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी को समान अवसर की बात करता है। फिर बंधुता, फैटर्निटी। अब देखिए क्या हुआ, हमारा जो देश था वो सदियों से गुलाम था, और क्या हुआ, आज़ादी जब मिली तो हमें क्या आज़ादी मिली कि पाकिस्तान और भारत एक धर्म के आधार पे विभाजन हुआ। जो भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि आगे हम अपने भारत को जो है फिर से इस आधार पे कहीं भी हम जो वल्नरेबल ना हो, मीन्स सुभेद्य ना हो, कि ये हमारी कमजोरी बन जाए। तो इसमें क्या है, आपकी बंधुता बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब भाईचारे, सब में जो है आपका मिल के हम रहें। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, मतलब विविधता में एकता। यद्यपि कि हमारे यहाँ बहुत विविधता है, रीजन के आधार पे है, धर्म के आधार पे है, भाषा के आधार पे है, आप देखेंगे क्षेत्र के आधार पे भी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कौन हैं, एक भारतीय हैं, और हमारी पहचान जो है सबसे ज़्यादा क्या है, भारतीयता की है। तो ये हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपनाया है। फिर एकता और अखंडता, एकता और अखंडता की बात यही है कि हमारी जो है भारत जो है जब आज़ाद हुआ था तो उसने, हमने जो है ऐसा दंश देखा था विभाजन का, जो कि एक बहुत ही मतलब विभत्स रूप था। अगर हम लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं, जिस घटना को हम लोग नहीं जानते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय के लोगों को ये पता था कि इतना ज़्यादा टूटना किसी देश का, और एक अपने देश से ही अलग होके दूसरे जगह जाके मतलब बसना, ये कितना बड़ा मतलब इंसान को आघात पहुंचाता है। तो इसमें एकता और अखंडता, हमारे भारत का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो लक्ष्य क्या है, हम जो है एकता बनाए रखें और अखंडता, फिर से भारत को खंडित ना होने दें। ये हमारी सबसे बड़ी जो है चुनौती है, और सबसे बड़ा लक्ष्य भी है कि हम भारत को कैसे एक करके रखें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो है कहीं ना कहीं एक आईना है। इसको क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है हमारे संविधान का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके हम बाद में समझेंगे। एक बार ओवरऑल हमने आपको प्रस्तावना की एक पहचान दे दी कि प्रस्तावना हमारा क्या कहता है। इसको आप देखिएगा, एक बार याद कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।